ये कह रहा है आपको एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स एन एडवांटेज और बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। वो ये नहीं कह रहा कि ऐड लास्ट कर रहे हैं 1 साल, अगले साल मैं नया ऐड बना देता हूँ, वो उसके बेनिफिट या एडवांटेज की बात कर रहा है। ठीक है सर, ये वर्जन अब पुराना हो गया ना इस दौर में, अब जो सिचुएशन चल। देखें बेनिफिट तो मैंने फिर कहा कि जी फिर मैं बंद कर दूं तो सेलें ज़ीरो हो जाएं अगले साल। अगर आज सारी एडवर्टीजमेंट बंद कर दें तो सेल होती रहेगी, ऑल्दो ऑन अ डिक्लाइनिंग पेस, अपना नेगेटिव में चली जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। तो कहीं किसी कस्टमर के ज़हन में वो ब्रांड इमेज है तो उसकी वजह से जाके वो ले रहा है ना अपना, तो ब्रांड इमेज आपका एडवर्टीजमेंट से बिल्ड होता है अपना। बहरहाल जब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसको हमारे अगेंस्ट नहीं करता हम करते रहते हैं इसको। अच्छा जी, वारंटी पीरियड सर्विसेज जजमेंट थी उसके ऊपर, ये ऑब्जर्वेशन ऑफिसर की कि वारंटी पीरियड सर्विसेज के आपने सेल करती हैं तो कई दफ़ा कुछ कंपनीज प्रोविजनल बेसिस के ऊपर वारंटी की कॉस्ट डाल देती हैं। वो कहती हैं कि जी हमने अंदाज़ा लगाया कि रफली अगर हमारी सेलें 100 रुपीज़ की हैं तो 2% हमें वारंटी के एक्सपेंसेस क्लेम पड़ जाते हैं अगले आने वाले सालों में, तो हम प्रोविजनिंग की बेसिस पे डाल देते हैं हम। तो ऑफिसर उसको कह रहा है कि एज पर नोट 36 74 million has been claimed as warranty period services. Note 5.29 of the company tells that accounts for its warranty obligations when the underlying product or service is sold or rendered. The provision is based on historical warranty data and weighing all possible outcomes against their associated possibilities. It is evident that the expense is based on presumptions and assumptions and it is not admissible in terms of section 34(3). Section 34(3) आपका क्या कहते हैं जी? All the evidences, all the events have been occurred. जी 34(3) कहता है हमारा Subject to this ordinance, an amount shall be payable by a person when all the events that. Subject to this ordinance, an amount shall be payable by a person when all the events that determine liability have occurred. तो क्या वारंटी का जो क्लेम आ गया है उसने किस बेसिस पे डाला होता कि जी मैंने हिस्टोरिकल ट्रेंड पे इस साल के लिए एक्सपेंसेस क्लेम कर लिए, तो क्या वो इवेंट अकर हो गया जिसकी बेसिस पे उसने वो एक्सपेंस, अकरेंस ऑफ इवेंट नहीं हुआ, अभी मशीन ख़राब होके सर्विस सेंटर पे अभी वापस नहीं आई, अभी उसकी प्रिजम्पशन है कि जी हिस्टोरिकली आती हैं तो मैंने ये इतनी हिस्टोरिकली क्लेम कर लिया अपना। तो चूँकि अकरेंस नहीं हुई, फिर all the events that determine the liability have occurred and the amount of liability can be determined with reasonable। तो ये चीज़ जो है कि the occurrence of event has not happened, ठीक है जी, occurrence of event has not happened, तो उस वजह से हम कहते हैं कि जी प्रोविजनिंग की बेसिस पे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। एक्चुअल जो आपके एक्सपेंसेस इस साल में हुए हैं या पिछले साल में जो है वो आप क्लेम कर लें, अभी इस साल नहीं आपको देंगे हम occurrence की बेस पे आपको। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेसेस, कहते जी यू हैव क्लेम डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ऑडिट ऑफ फंड्स ऑफ ₹7,56,000, दिस एक्सपेंस इज नॉट अलाउएबल सिंस इट हैज नॉट बीन इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली। ये ऑडिट कंपनी का ऑडिट नहीं था। ऑफिसर ने जब उससे पूछा कि जी आपके अपने जो ऑडिट अकाउंट्स हुए हैं उसका एक्सपेंस तो आपने इस कंपनी का डाला हुआ है, ये दूसरा कौन सा है? तो उन्होंने कहा जी जो एम्प्लॉइज़ के जो हम बेनोवलेंट फंड्स और प्रोविडेंट फंड जो मेंटेन कर रहे हैं ये उसकी कॉस्ट है। तो उन्होंने कहा जी प्रोविडेंट फंड तो अलग तौर पर टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो इसकी कॉस्ट आपने कैसे बियर कर ली? ठीक है, अभी आपके पास ऊपर से बेशुमार बेनोवलेंट फंड्स आए हैं LTU से नीचे, तो उन्होंने कहा जी इसकी कॉस्ट ऑफ फंड आपने कैसे क्लेम कर ली अपना? तो उसने उसको डिसअलाउ किया अनलेस एंड अनटिल इफ़ द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉइज़ कि जनाब आपके जो फंड्स हम मेंटेन कर रहे हैं उसकी एक ऑडिट कॉस्ट हम बियर करेंगे। अगर ये एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, जिस तरह आप अपना एम्प्लॉय को कहते हैं कि मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, सैलरी के साथ गाड़ी भी दूंगा और घर भी दूंगा, अगर ये उसके सैलरी उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जॉब के तो फिर तो ये कंपनी का एक्सपेंस है, अदरवाइज नहीं।
तो इसी तरह अगर आपने अपने एम्प्लॉइज़ के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि जी जो आपके फंड्स हम मेंटेन कर रहे हैं, जो अलहदा NTN के तौर पे आपका चलता है, तो फिर तो इसका एग्रीमेंट है, अदरवाइज नहीं होगा अपना ये। अच्छा जी, 174 पे थोड़ा सा और वेरियस एक्सपेंसेस इसके अंदर देखें, वो टैक्स पेयर कहता है जी 12 मिलियन के एक्सपेंसेस थे। लेजर अकाउंट हमने देखा, ledger account of the expenses claimed has been called for verification, but complete ledgers with supporting vouchers and evidences are not provided by the taxpayer. The outcome of verification is as under। इसको क्विकली रन थ्रू करते हैं। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का वो कहता है कि जी मैंने जब आपका अकाउंट्स देखे, सारी बुक्स देखी, तो पता लगा कि 544,000 की एक अमाउंट वो टैक्स ईयर 2018 को बिलोंग ही नहीं करती थी, वो या 2017 की थी या 2019 की थी, जिसको आपने यहाँ पर बुक कर लिया। सैलरीज, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि सैलरीज एंड वेजेस, स्पेशली वेजेस, टैक्स पेयर ने वहां पर अपने एक्सपेंसेस डालता है जहां पर आप उसकी अप्रोच से बाहर चले जाए, एंड द वेजेस इज द बेस्ट वन। जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर लेबर काम कर रही है, दिस इज समथिंग जिसको आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते। उसने एक रजिस्टर बनाया होता है, वहां पे CNAs लिखे होते हैं अपना, और वहाँ पे साइन किए होते हैं और आपके सामने पेश कर देता है कि जनाब ये 2000 बंदे की वेजेस हैं। एंड हाउ वुड यू वेरीफाई दैट? लेटर आप लिख नहीं सकते, लेटर लिखेंगे तो वो बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि वो तो बेचारा देहाती बंदा, कभी एक फैक्ट्री काम कर रहा है, कभी दूसरी फैक्ट्री काम कर रहा है। उसके घर वाले एड्रेस पे पहुँच भी जाए तो घर वाले भी अनपढ़ हैं। ये पता नहीं कौन सा सरकार से कागज़ आया था, वो कह जी मुझे क्या पता, आज मेरे पास है कल किसी और के पास। अब किस तरह से वेरिफिकेशन? उसकी वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकती। आप लेटर डाल के उसको पूछ ही नहीं सकते कि भाई आपने इस फैक्ट्री में काम किया था या नहीं किया था। उसकी अलबत्ता इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन हो जाती है। अगर आप सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास चले जाएं कि जनाब इस इंडस्ट्री का रिकॉर्ड दिखाएं कितने एम्प्लॉइज़ हैं, तो वहाँ पर हमेशा वहाँ पे कम रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी EOBI और जो सोशल सिक्योरिटी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एक्सप्लोड कर जाती हैं। अगर आप वो सही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ बता दें तो आपको कुछ और दिखाता है यहाँ पे, एंड दैट इज़ द ओनली डॉक्यूमेंट जहाँ पर आप उसको पकड़ सकते हैं, वरना वो उस रजिस्टर का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो आपके सामने हर चीज़ रख देता है कि जी करें इसको डिसअलाउ। तो अगर आपने वहाँ से सोशल सिक्योरिटी से थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन की जी आप कितने 2000 बंदा आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ 150 अपना, उसका फिर वो तोड़ कई दफ़ा ये कहते हैं, वो कहते हैं जी हमारी तो कंट्रेक्चुअल लेबर थी अपना, ठीक है, डेली वेजेस नहीं थी हमारी, तो कंट्रेक्चुअल लेबर थी, हमने किसी को आउटसोर्स किया हुआ था, इसलिए सोशल सिक्योरिटी में नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जी चलें ठीक है कंट्रेक्चुअल लेबर थी, तो फिर 153C का टैक्स किधर गया आपका, बी का, सॉरी 153 हाँ बी का टैक्स किधर गया? तो अगर वो टैक्स दिया होगा तो उसकी जान बच जाएगी, नहीं तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ उसको टैक्स उधर जमा कराना पड़ेगा। अच्छा जी, सैलरीज में वो कहते हैं जी कॉपीज ऑफ CNACs ऑफ द एम्प्लॉइज वर नॉट प्रोवाइडेड। सैलरीज इज डिफरेंट फ्रॉम वेजेस। वेजेस लेबर की है, सैलरीज आपकी रेगुलर एम्प्लॉय की है, ठीक है। वो कहते हैं जी कॉपीज ऑफ CNACs ऑफ द एम्प्लॉइज वर नॉट प्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट ऑफ मिस्टर सुहेल ड्राइवर। सैलरी वॉज पेड इन कैश एंड नो रेवेन्यू स्टैम्प्स और फिक्स्ड। किसी ज़माने में, और अभी भी वो करते हैं, पहले 2 रुपये की स्टैंप होती थी, या पता नहीं 5 या 10 रुपये की होगी कि जी वो आप फिक्स करें, पर ये हमारे लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लेबर लॉ की डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जी वो उसके ऊपर रसीद के ऊपर आप स्टैंप पे फिक्स करें, ठीक है। किसी ज़माने में जो लोग पेंशन बैंक से जाके लेते थे, या इधर पेंशन डिपार्टमेंट से, यहाँ पे क्या कहते हैं AGPR से, वहाँ पे भी उनको वो रेवेन्यू के ऊपर वो स्टैंप पे फिक्स करके देते थे, लेकिन ये हमारे लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर उसने वो फिल नहीं की हुई तो उसके ऊपर हमको एडवर्स इन्फ्लुएंस, वो एक सपोर्टिंग एविडेंस तो हो सकता है, लेकिन एडवर्स इन्फ्लुएंस हमारे लॉ के मुताबिक नहीं है अपना। वो कहता है जी मैंने नहीं किसी डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी फुलफिल की तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, और स्टैंप पे साइन करके, लेकिन अब नहीं है वैसे, अब नहीं। अच्छा जी, these are fixed on the cash payment vouchers and there were no signatures in respect of the receipt of same। वो कहता है कि चले ना साइंस हैं आपके और ना आपके CNACs की कॉपी दी, तो मुझे कैसे वेरासिटी पता लगेगा जो आप सैलरी पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, ये आपका हाइपोथेटिकल एक्सपेंडिचर है या फेक एक्सपेंडिचर है। द टैक्स पेयर प्रोवाइडेड 2 CNAs ऑफ द एम्प्लॉइज विच वर नॉट इन द लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर। यदि लिस्ट किसी और की दी थी आपने, CNAC किसी और के दे दिए अपना, तो 174(2) का एविडेंस पूरा नहीं हो रहा। Therefore an amount of this much remain unverified।
सेकेंडली वो कहता है कि जी कुछ अमाउंट आपने वो इन वायलेशन ऑफ 21M की है, इसलिए मैं एड बैक कर रहा हूँ। अगला देखें, वो कहते हैं कि जी जनरल ऑब्जर्वेशन सैलरी के अंदर आप देखिए सैलरी रजिस्टर है कि नहीं, सैलरी शीट्स दी है कि नहीं दी, उनके मुताबिक एनुअल स्टेटमेंट जो उन्होंने फाइल की है 149 उसके साथ वो कोरिलेट करती है कि नहीं करती, CNACs दी है कि नहीं दी है, सैलरी जब ली है तो वॉचर के ऊपर कहीं ना कहीं उसकी रिसीविंग साइन होंगे, और अगर डायरेक्ट बैंक में जा रही है तो फिर वो इटसेल्फ एक एविडेंस है, फिर आपको वॉचर पे उसकी रसीद की ज़रूरत नहीं है अगर डायरेक्ट बैंक से क्रेडिट हो रही है। अच्छा जी, अच्छा, employee's name and stand did not match with that of the social security record. Consultancy charges, the taxpayer failed to provide ledger as well as supporting evidence regarding payment made to Messrs. Arcam Consultants. No agreement with above referred person was provided to seek information regarding nature of services. उसने कहा जी आपने एक्सपेंस बुक किया हुआ है लेजर में, ना मुझे आप उसका एड्रेस दे रहे हैं, ना कोई पता दे रहे हैं, ना कोई एग्रीमेंट दे रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टीज को वेरीफाई कर सकूँ। The payment remains unverified as the same is not supported with ledger and watches. Next आपका कम्युनिकेशन चार्जेस, वो कहते हैं कि इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए 2 मोबाइल फ़ोन सेट्स आपने लिए हैं। उसने कहा जी वो मैंने 21 साइन के अंदर पर्सनल एक्सपेंडिचर आपका हिट कर दिया कि वो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है। यहाँ तो आप मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा दें कि जी आपने उसको मोबाइल फ़ोन भी देना था, जो उसकी एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस का जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, अगर तो उसमें चीज़ें हैं फिर ठीक है, अदरवाइज इट्स इन नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंस। व्हीकल रनिंग में उसने कहा है कि जी इतने उसने आपने ड्राइवर को दिए, इतने उसमें दिए पेटी कैश बुक से, आपने एक्सपेंसेस आर नॉट सपोर्टेड विद लेजर्स एंड वॉचेस, ऑफिस सिगार्स परचेज किए थे। उसने कहा जी ये भी आपका पर्सनल एक्सपेंस है, अनलेस एंड अनटिल ही प्रूव्स कि जनाब मेरे जो कस्टमर्स हैं वो क्यूबा से आते हैं और चूँकि मेरे वो कस्टमर्स क्यूबन सिगार्स पीते हैं तो मैंने उनके लिए रखा होगा, तो एक कुछ आपको एंटरटेनमेंट का अलाउंस भी है तो उसके अंदर वो कवर किया जा सकता है, अदरवाइज मुश्किल है अपना इस तरह के। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, वो कहते हैं कि जी आपने लॉयर को चेक के थ्रू बियरर चेक से दिए, क्रॉस चेक से नहीं दिए, इसलिए हिट बाय द मिसचीफ ऑफ 21L। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, अच्छा जी ये किसी ज़माने में हम इनसे कहते थे कि जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव दुबई की है तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, और साथ में हम कहते हैं कि द CEO वाज नॉट एंटाइटल्ड एज द टैक्सपेयर कंपनी फेल्ड टू प्रोवाइड द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी लॉ में कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन होगी तो वो बाहर के मुल्क का ट्रैवल करेगा। हाँ उनके इंटरनल कंट्रोल्स हो सकते हैं कि जनाब इस लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर से ऊपर अगर जाना है तो फिर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए, और वो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब 40-50 हज़ार का दुबई का टिकट और लाख 2 लाख होटल का स्टे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने फारिग नहीं बैठे हुए कि 14 बंदे इकट्ठे हों और सिर्फ उसके लिए। अगर कोई इंटरनल कंट्रोल जो मैंने आपको पहले दिन लेक्चर में बताया था कि अगर वहाँ पे कई चीज़ें मेंशन्ड हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं कि जी बताएं कि जो इस तरह के आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना उसका क्या प्रोसेस है अप्रूवल का, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको दे सकते हैं। लेकिन अगेन ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास कंपनीज हैं यहाँ पे CTO के अंदर, वो अनफॉर्चुनेटली फैमिली कंसर्न्स हैं, तो जो जो मांगेंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन भी अगले दिन बना के ले आएंगे आपके पास बैकडेट के अंदर, ठीक है कि नहीं। उसका सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि जी बता दें कि नेचर ऑफ बिजनेस से वो चीज़ किस तरह रिलेट है, वहाँ पे आप किससे मिले थे, आप वहाँ पे इंटरनेशनल कोई फेयर था वहाँ पे, या आपका कौन सा कस्टमर है, या किसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करने गए थे आप अपने, इस तरह के 2-4 चीज़ें पूछ सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट। नॉर्मली वो अपनी फैमिली समेत जा रहे होते हैं, उसमें ये चेक कर लें कि चीफ एग्जीक्यूटिव को तो आप काबू नहीं कर सकते अगर वो प्राइवेट विजिट पर जा रहा है, लेकिन अगर उसकी फैमिली के नाम आ रहे हैं टिकटों पे और वो आपकी सैलरी रजिस्टर पे नाम अपीयर नहीं हो रहे, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि जनाब ये प्राइवेट ट्रिप था। क्योंकि अगर 10 बंदे गए हैं और बीच में 8 बच्चे उसके बच्चे और बेगमें हैं, तो वो आप उसका रोक सकते हैं कि जी सैलरी रजिस्टर में इनके नाम नहीं आ रहे, दीज आर नॉट योर एम्प्लॉइज, अदरवाइज आप उसको किसी तरीके से चेक नहीं कर सकते। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जी, एक्सपेंसेस अगेंस्ट परचेज ऑफ गिफ्ट्स, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और मिस्टर खालिद नकवी, ये सारे उनके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ये इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। एन अमाउंट, अच्छा जी ये देखिए वो कहते हैं जी 197,000 was payable to HK Associates. The subject transaction was verified from HK Associates by letter number Flana who denied the same.
अब आप 174 में मत जाइएगा, अब आप इसको 111 में हिट करें कि जनाब वो आपने डी में यू हैव सप्रेस्ड योर इनकम बाय अ फेक एक्सपेंडिचर। थर्ड पार्टी ने डिनाई कर दिया कि नहीं जनाब हमारा इनसे कोई बिजनेस नहीं हुआ, एंड अनलेस एंड अनटिल ही कम्स विद अ काउंटर एविडेंस कि नहीं जनाब वो झूठ बोल रहा है, ये मेरे पास एविडेंस है इस चीज़ का। कितना टाइम लग गया? अच्छा ये लास्ट ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं, डिडक्शन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बड़ी मज़ेदार सी है, स्पेशली जो आप लोग स्टील सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको चूँकि गैस और स्टील ही उनकी मेजर कंजम्पशन है, और अगर उसने आधा किलोमीटर दूर से गैस का पाइप ज़ेरे ज़मीन या इलेक्ट्रिसिटी का नहीं ली हुई और वो हिडन कनेक्शन नहीं है तो आप उसको पकड़ लेंगे उसके, और अगर वो है जो आपको मीटर कागज़ों में ही नहीं कहीं तो फिर मुश्किल है अपना। मुझे याद है मैं एक फैक्ट्री की विज़िट पे गया तो मुझे किसी ने बताया कि इनके 2 मीटर्स हैं। 1 मीटर तो मुझे नज़र आ गया, दूसरा मैंने उनको कहा मुझे दिखाएं, नहीं जो मीटर था उन्होंने कहा जी ये इस साइड से आएगा तो उधर आप विज़िट कर लें। वो वाली साइड अनफॉर्चुनेटली उस साइड पे वापडा का ग्रिड स्टेशन था और वहाँ से रूट होके जो है ना उन्होंने जी उधर सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में मीटर लगा हुआ है। तो आई स्टेड ओवर देयर फॉर अ गुड 6 आवर्स। उन्होंने सारी फैक्ट्री विजिट का ही खाना भी खिलाया, लेकिन उन 6 घंटों में पहले पता लगा कि जनाब वो ग्रिड स्टेशन का चौकीदार गायब है। फिर वो मिल गया तो पता लगा जी जिस चौकीदार के पास उस कमरे की चाबी है जहाँ पे मीटर लगा हुआ है वो गायब है, और वो मीटर इनके अपने प्रेमिसेस पे नहीं वापडा के प्रेमिसेस पे कहीं लगा हुआ था ताकि वो मीटर हमारा पकड़ा ना जा सके। तो ये अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके लिए एनीवे वो कहता है जी अटैच विद द रिटर्न यू हैव क्लेम्ड डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस एट ₹114,000। The rate of tax on deduction of electricity bills has been prescribed. The tax deductions compute back to tune of 2.2 million। कहता है जी मैंने आपका जितना ये टैक्स कटा है उसको मैंने वर्क बैक किया है तो उसके मुताबिक 2.2 मिलियन का एक्सपेंस होना चाहिए। आपने कॉलम 19 में 833 मिलियन आपने अंडर द हेड इलेक्ट्रिसिटी क्लेम किया है, तो इस डिस्क्रिपेंसी को आप एक्सप्लेन करें। टैक्स पेयर कहता है आगे से जी The company has not fully claimed the tax paid on electricity। वो कहता है जी वो जो आपने वर्क बैक किया है ना, मैंने वहाँ पे अपना टैक्स जितना भी मेरा कटा था ड्यूरिंग द ईयर मैंने उसको क्लेम नहीं किया एडजस्टेबल टैक्स के अंदर सारा। एक चीज़ फॉर द टैक्स पेड ऑन सम इलेक्ट्रिसिटी जस्ट टू अवॉइड द हैसल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कह रहा है जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि मैंने अपना एडजस्टेबल टैक्स पूरा क्लेम ही नहीं किया। और क्यों नहीं क्लेम किया कि इतने बिल मैं कहाँ से इकट्ठे करता फिरूँ। ठीक है जी आगे देखिए। अच्छा ये जो है ना जब हमने उसको कहा था कि ये आपने इलेक्ट्रिसिटी के हेड में कई दफ़ा टैक्स पेयर अकाउंट्स में जो है ना हेडिंग मिसलीडिंग होती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी हो, जब आप अंडरलाइंग अकाउंट्स देखते हैं तो उसने बेशुमार चीज़ें क्लब की होती हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ, टैक्स पेयर ने कहा कि नहीं जनाब ये हेड के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। उसने रिप्लाई में कहा द टैक्स पेयर हैज़ बीन कंसीडर्ड इन द लाइट ऑफ द डिटेल्स फाइंड एंड फाउंड ओनली पार्शली एडमिसिबल। उसने कहा जी इस 833 का ब्रेकअप ये है कि 115 मिलियन वापडा का, अदर इंक्लूडिंग ऑयल गैस लुब्रिकेंट 717 मिलियन उसके हैं। अब ऑफिसर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये वाला जो आपका एक्सपेंडिचर है द कॉस्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी वापडा हैज नीदर बीन सब्सटेंशिएटेड nor it is open to verification. As per bifurcation of expenses on fuel and power, an amount of ₹115 million has been incurred solely on electricity, which means that taxpayer should have claimed tax deduction of 5.7 million. कहते हैं अगर आपका ये क्लेम है मान लूँ तो फिर आपके टैक्स क्रेडिट्स कितने बनने चाहिए वहाँ पे, एडजस्टेबल टैक्स जो है 5.7 मिलियन का, जबकि आप कितना क्लेम कर रहे हैं 114 सिर्फ। The contention that the complete tax deduction was not claimed just to avoid the hassle of verification is preposterous and unacceptable, and it is meted out the treatment it deserves. How can the substantial amount of tax deduction in excess of ₹5.6 million is surrendered by a company on the lame excuse of providing large number of electricity bills? अच्छा वो आगे उसको रिलेट कैसे कर रहा है, the said contention is not acceptable since the taxpayer has claimed tax deduction of 5,39,000 against mobile phones, landlines and prepaid card। वो कहता है जी टेलीफोनों के बिल जिसके लिए इतने आपको बिल इकट्ठे करने पड़ती हैं, प्रीपेड मोबाइल के दफ्तर जाएं टैक्स सर्टिफिकेट लें, वो आपने 5,39,000 तो छोड़े ही नहीं। तो
तो 5.6 मिलियन की अमाउंट आपने छोड़ दी कि जी मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। Even in response to show cause notice, the taxpayer has not bothered to provide complete evidence of electricity expense claimed during the year. The taxpayer almost took 2 months to file its written explanations to the final show cause notice, and there was sufficient time to arrange and present the copies of bills for verification. Despite availing of more than sufficient time, the taxpayer avoided to produce electricity bills deliberately, as there was no such electricity bills with the taxpayer corresponding to the amount of expense claimed. This leads to an inescapable conclusion that the claimed expense was not actually incurred and cost of sales was artificially inflated by exaggerating the electricity claim. This not only calls for disallowance of the expense not actually incurred, it also calls for penalty under serial number 10 and 12 of the subsection 1 of 182. The disallowance of the expense works out as follows कि total expense आपने 115 का claim किया है, लेस एक्सपेंस ऑन बेसिस ऑफ टैक्स डिडक्शन कि आपकी 1,14,000 की टैक्स डिडक्शन क्लेम की थी, उसको वर्क बैक किया तो आपका एक्चुअल एक्सपेंस 2 मिलियन आता है, वो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ और बाकी आपको ऐड बैक कर रहा हूँ। और ये याद रखिएगा कि पीनल प्रोसीडिंग्स हम उम्मन लिखते तो हैं कि हम इनिशिएट करेंगे और फिर ये होता है कि अच्छा फर्स्ट अपील का फैसला आ जाए तब करेंगे, लेकिन ये कभी भी नहीं होती। स्पेशली 111 में हम लिख देते हैं कि जी पीनल प्रोसीडिंग स्पेशली इनिशिएट कर रहे हैं, पर वो सिर्फ लिख देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। और आर्गुमेंट ये होता है कि जी फर्स्ट अपील में एटलीस्ट वेट हो जाए तो फिर हम करेंगे, उसका वेट मत करें। फर्स्ट अपील का फैसला आया या नहीं आया, आप पेनल्टी ऑर्डर पास कर दें। जिस दिन अगर ऑर्डर खिलाफ आ गया तो पेनल्टी ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। लेकिन जब आप वेट करते रहते हैं, आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं, 4 महीने बाद आपकी जेनों से चीज़ निकल जाती है, एंड देन इट इज़ लेफ्ट टू योर स्टाफ कि उसका क्या करें, नए ऑफिसर को बताएं या ना बताएं, और आपका फ़ैसला कंफर्म हो गया है तो फिर वो स्टाफ जाने और वो इंडस्ट्री या कंपनी जाने की जी बताएं आप पे पेनल्टी लगवाऊँ या छोड़ दूँ अपना, क्योंकि नए आने वाले अफसर को तो नहीं पता कि किस किस ऑर्डर में कहाँ कहाँ पीनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी थी। तो बेहतर आप साथ ही उसका पेनल्टी ऑर्डर पास कर दें, टैक्स पेयर का कोई वेस्टेड राइट डैमेज नहीं होगा। जब मेन ऑर्डर उड़ेगा तो पेनल्टी ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। अगर मेन ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे मिल गया कि जी रिकवरी ना करें तो पेनल्टी के अगेंस्ट भी मिल जाएगा। तो डोंट वेट फॉर दैट टाइम, ठीक है कि नहीं। बाकी फिर हम करेंगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट है आपकी टैक्स डिडक्टेड ऑन इंपोर्ट्स एंड डिक्लेरेशन ऑन इंपोर्ट्स। थैंक यू।